एपिसोड की शुरुआत में वो गैंगस्टर होटल मैनेजर से पूछता है कि एमसी कहाँ पे है। तो वो होटल मैनेजर एमसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो वहाँ पे है। और होटल मैनेजर मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए हैं, तो देखते हैं कि एमसी इन्हें किस तरह हैंडल करता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर एमसी के पास चला जाता है और वो गैंगस्टर एमसी से पूछता है कि क्या तुम ही वो हो जिसने सेंगलोंग से पैसे मांगने की हिम्मत की है। तो फिर एमसी उस गैंगस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ मैंने ही हूँ वो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो गैंगस्टर एमसी को देखते हुए कहता है कि ब्रदर आप हैं। और वो गैंगस्टर डर रहा होता है। फिर उस होटल मैनेजर का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि एमसी बहुत बेवकूफ़ है, इसीलिए आज वो मरेगा। लेकिन फिर वो मैनेजर देखता है कि वो सारे गैंगस्टर एमसी के सामने झुक जाते हैं और वो सारे गैंगस्टर एमसी से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। तो वो होटल मैनेजर वो सब देख के शॉक हो चुका होता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर रोते हुए एमसी को 100 मिलियन का चेक देता है और कहता है कि इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो एमसी वो चेक लेके होटल मैनेजर को दे देता है और एमसी उस होटल मैनेजर से कहता है कि आज का मेरा काम पूरा हो गया। तो होटल मैनेजर उस 100 मिलियन के चेक को देख के पूरी तरह शॉक हो गया होता है और वो कहता है कि वो लोग सच में 2 गुने ब्याज के साथ आए थे। तो फिर एमसी जा रहा होता है, तभी वो गैंगस्टर्स जो कि अभी तक जमीन पे बैठे हुए होते हैं वो एमसी से पूछते हैं कि क्या हम लोग जा सकते हैं, आप हमारे ऊपर थोड़ा रहम कर दीजिए। तो फिर एमसी कहता है उनसे कि ठीक है तुम लोग जाओ। तो फिर वो गैंगस्टर वहां से चले जाते हैं और एमसी जा रहा होता है, तभी उसके पीछे होटल मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा करते हुए कहता है कि इसने पहले दिन पे ही मेरे चेहरे को ख़राब कर दिया, मैं इसे काम करने नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वो मैनेजर किसी स्टाफ से कह रहा होता है कि आज जो हुआ उसके बारे में कोई भी बात करने की परमिशन नहीं है और सबको यही बताना कि मैंने पर्सनली सैनलोंग के अकाउंट को आज क्लोज किया है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जिससे कि कोई कह रहा होता है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। और फिर वो पर्सन एमसी को आज के लिए जो उसने काम किया है उसके लिए कमीशन देता है और उससे कहता है कि अब तुम कंपनी छोड़ दो। तो फिर एमसी उस पर्सन से कहता है कि मुझे जॉब को लेकर कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग अपने बॉस को इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। तो वो पर्सन एमसी से कहता है कि कौन नहीं जानता है कि बॉस तुमसे कितना नफरत करता है और ये पूरी कंपनी जानती है, तो अगर हम लोग तुमसे छुटकारा पा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर एमसी जाने लगता है उस कंपनी से और सोचता है कि इस कंपनी में भी कोई भी ऐसा रिलायबल स्टाफ नहीं है जिस पे लिन भरोसा कर सके। फिर आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। एमसी एक स्ट्रीट पे चल रहा होता है, तभी वहां से एक कार पार होता है जिसमें कि फैंग ही किसी के साथ कहीं जा रही होती है, जिससे कि एमसी भी नोटिस कर लेता है। तो एमसी कहता है कि क्या वो वही नहीं है जो कि रेस्टोरेंट में मेरे ऊपर चिल्ला रही थी फैंगी। तो फिर एमसी अपने बैग को फेंक देता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है और एमसी कहता है कि ये लिन की बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दे सकता, मैं इसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है और स्टेट विला का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे फैंग ई होती है। तभी दिखाया जाता है कि चैंगचुंग कैमरामैन से पूछता है कि सब रेडी है। तो वो कैमरामैन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए मिलिट्री कमांडर, बाजार में मिलने वाली ये सबसे बेस्ट कैमरा है और यहाँ पे सब क्रिस्टल क्लियर है। और वो कैमरामैन हंस रहा होता है। तभी चैंग जून को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं और ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि कैमरामैन के फेस पे कोई किक करता है जिसको देख के चैंग जून शॉक हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी वहाँ पे बहुत ही गुस्से में आया हुआ होता है। तो चैंग जुंग एमसी को देख के डर जाता है और वो एमसी से कहता है कि मुझे बख्श दो, चलो हम एक डील करते हैं। लेकिन एमसी उसकी कुछ नहीं सुनता है और एमसी उसे पीटने लगता है। तो एमसी कहता है कि बकवास मत करो, तुम सिर्फ एक पीस ऑफ सीट हो। और फिर एमसी अपनी कोट को उतार के फैंग ई को ढक देता है और फिर एमसी फैंग ई के पसीने को पोंछने लगता है। तभी फैंग ई एमसी को
खींच लेती है और वो कहती है कि मुझे बहुत ही गर्म लग रहा है, लेकिन एमसी तभी उसको धक्का दे देता है। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ रहती है, मुझे बस सिर्फ इसे किंग जुन के घर ले जाना होगा। और फिर सीन चेंज होता है और 20 मिनट बाद लिन फैमिली विला को दिखाया जाता है और फिर एमसी और फैंग ई को दिखाया जाता है, जहाँ पे एमसी सोच रहा होता है कि फॉर्चुनेटली मुझे एक चांस मिला जिसके वजह से मैं विंडो की मदद से इसे यहाँ पे ले आ सका, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग थे। मुझे और एक चांस चाहिए, उसके बाद मैं क्वीन जून से बात करके उसके पास इसे ले जाऊंगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि फैंग ही को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ, और वो आंखें खोलती है तो वो एमसी को देखती है। और फिर सीन चेंज होता है और लिन फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी ग्रैंडमा से कह रही होती है कि डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, लिन को डिवोर्स लेने दीजिए और जेंगचू से शादी करने दीजिए। तो फिर लिन उस लेडी को कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, एमसी पहले की तरह नहीं है, अब वो मोटिवेटेड है और काम करने के लिए इच्छुक है। तो लिन की बातों को सुन के लिंचुआन हंसने लगता है और वो कहता है कि लिन, तुम मेंस के लिए स्टैंडर्ड इतना लो रखती हो, वो सिर्फ काम के लिए इच्छुक है। और फिर लिंचुआन हंसने लगता है और फिर लिंचुआन कहता है कि शायद से एमसी एक दिन भीख मांगने और दूसरों से खाना मांगने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो फिर उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि लिंचुआन से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लेकिन वास्तव में ये समझ में आता है। और फिर वो लेडी भी हंसने लगती है और वो लेडी लिन से पूछने लगती है कि क्या तुम कभी इस तरह की किसी चीज के लिए सहमत होगी। और लिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा कर रही होती है उनके बातों को सुन के। लेकिन तभी उनकी बातों को काटते हुए ग्रैंडमा कहती है कि इसे बंद करो, सब लोग चुप हो जाओ और मुझे सच बताओ। और फिर ग्रैंडमा लिन से कहती है कि तुम बहुत ही केयरफुल होके सोचो, तुम क्वीन फैमिली की फ्यूचर हो और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम क्वीन फैमिली को आगे लेके जा सकती हो, और वैसे भी तुम एमसी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती हो। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तभी लिन ग्रैंडमा को कहती है कि एमसी और मैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि फैंग ई चिल्लाते हुए आ रही होती है और वो कहती है कि एमसी एक जानवर है। तो फिर लिन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब फैंग ई को देखते हैं और फैंग ई रोते हुए नीचे आ रही होती है और वो कहती है कि एमसी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर लिन जाके उसे संभालती है और लिन फैंग ई से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर फैंग ई रोते हुए लिन को कहती है कि मैं आज अपने गैराज में बेहोश हो गई थी और मैं जब होश में आई तो फिर एमसी वहाँ पे था। तो फिर लिन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं सब एमसी को देखने लगते हैं और एमसी उनके पास आ रहा होता है। फैंगी से पूछती है कि फैंगी क्या तुम जो कह रही हो वो सब सच है? तो फिर फैंगी ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा मैं इस तरह का मजाक क्यों करूंगी, जिसको सुन के लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो एमसी को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम एक जानवर हो। तो एमसी मन में ही सोच रहा होता है कि लिन क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती हो। और फिर लिन चुआन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि एमसी से तुम एक कचरा हो और तुम लिन फैमिली के लिए एक कलंक हो। और लिन चुआन एमसी को मारने के लिए आगे आ रहा होता है और लिन चुआन कहता है कि मैं तुम्हें फैंगी के लिए मार डालूंगा। लेकिन दिखाया जाता है कि एमसी ही उसे एक थप्पड़ मार के दूर फेंक देता है। तभी लिन चुआन एमसी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हमला करने की। और फिर ग्रैंडमा का सीन दिखाया जाता है जो कि एमसी से कह रही होती है कि किसी ने उसे बाहर फेंक दिया। और फिर एमसी को दिखाया जाता है वो लिन से कह रहा होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी लिन तुम मुझ पे थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती हो। और फिर एमसी उस विला से बाहर जाने लगता है और एमसी लिन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या मतलब है। तो फिर लिन उससे कहती है कि हाँ चले जाओ। और फिर लिन चुआन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं जानता था कि एमसी अच्छा लड़का नहीं है, हमारे लिन फैमिली ने उसे पाला और उसने इस तरह का शर्मनाक काम कैसे
कर दिया। और फिर लिन फेंगी को शांत कराने लगती है और वो फेंगी से कहती है कि रो मत, मैं सचमुच पता लगाऊंगी कि क्या हुआ था और अगर उसमें एमसी था तो। लेकिन तभी फेंगी उसके बात को काटते हुए कहती है कि लिन तुम्हारा क्या मतलब है, तुम देख नहीं रही हो कि क्या हुआ, तुम अभी भी उसके तरफ से क्यों बोल रही हो। तो लिन उससे कहती है कि ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं बस। और तभी लिन के बात को काटते हुए एक पर्सन आते हुए दिखाया जाता है और उस पर्सन को देख के फेंगी कहती है कि ग्रेट जियाओ लियो, आप यहाँ क्यों हैं। तो दिखाया जाता है कि वो जियाओ लियो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो फेंग ई और लिन से कहता है कि ये मुझे किंग हांग के पति से मिला है। तो फिर वो दोनों शॉक हो जाती है और वो जियाओ लियो से पूछती है कि क्या चल रहा है। फिर आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है और लिन किंग हांग्स विला को दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई कहता है कि ये मुझे चैंग जू विला से मिला है। और फिर जियाओ ली उस कैमरे में वो रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है और उस रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि एमसी उन विलन्स से फाइट करके फेंग ई को बचा के लाता है, जिसको देख के लिन रोने लगती है और वो कहती है कि उसने तुम्हें हार्म होने से बचाया और बदले में मैंने। और वो रोने लगती है और फिर लिन रोते हुए एमसी को रोकने के लिए जाने लगती है और कहती है कि मैंने उससे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उसे सिर्फ थप्पड़ मार दिया। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस विला के बाहर में ही होता है और तभी वहाँ पे लिन आती है और एमसी को आवाज़ लगाती है और वो हाँफने लगती है। तो फिर लिन एमसी के पास जाती है और एमसी से कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है तो प्लीज़ तुम मत जाओ। तो एमसी लिन से कहने लगता है कि तो फिर तुम मुझे कैसे मुआवजा दोगी, मेरा फेस अभी भी दर्द कर रहा है। तो फिर लिन एमसी से कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंशन के लिए पे करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो एमसी भी खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तो एमसी एक मार्केट से सब्जी खरीद रहा होता है, लेकिन तभी एमसी को एक बंदे का कॉल आता है और वो बंदा एमसी के ही अंडर में काम करता है, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो कि एमसी एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है, तो उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वो पर्सन एमसी से कहता है कि बॉस, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ किलर्स भाभी के पीछे हैं। फिर सीन चेंज होता है और लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ होती है। तभी वहाँ पे एमसी आ जाता है। तो फिर लिन एमसी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो फिर एमसी लिन से कहता है कि अब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, तो तुम क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 500 युआन। और एमसी लिन की नई बॉडीगार्ड को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लिन की नई बॉडीगार्ड है। इसका मतलब ये है कि लिन पहले से ही जानती है कि उसके पीछे कुछ किलर्स लगे हैं। और फिर लिन को दिखाया जाता है और लिन सोच रही होती है कि मैं एमसी के लिए काम की व्यवस्था की थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो फर्स्ट डे पे ही इतना अच्छा काम करेगा। और मुझे ये कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। और लिन एमसी को पैसे देते हुए कहती है कि जब तुम कंपनी में जाओ तो इस तरह के कपड़े पहन के मत जाना। और फिर लिन एमसी से पूछती है कि क्या तुम घर जा रहे हो, तो फिर तुम हमारे साथ चलो। तो फिर एमसी लिन से कहता है कि तुम्हारे कार में तो स्पेस ही नहीं है। तब ही लिन की बॉडीगार्ड कहती है कि तो फिर तुम लोग मेरे कार में चलो। तो एमसी भी मान जाता है और फिर उस बॉडीगार्ड का कार का सीन दिखाया जाता है और एमसी उस बॉडीगार्ड से कहता है कि हे ब्यूटी, थैंक यू फॉर राइड। और फिर एमसी उस बॉडीगार्ड से पूछने लगता है कि तुम क्या नई वर्कर हो, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा। और उस बॉडीगार्ड को एमसी के बातों से गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो बॉडीगार्ड अचानक से ब्रेक लगाती है और फिर हॉर्न बजाने लगती है क्योंकि आगे ट्रैफिक होता है। तो लिन कहती है कि हमारा विला थोड़ा सा ही आगे है, तो फिर ये रोड ब्लॉक्ड क्यों है। तो वो बॉडीगार्ड कार से उतरते हुए लिन से कहती है कि ये सही नहीं लग रहा है, मुझे एक बार बाहर से देख कर आने दो। तो फिर
वो बॉडीगार्ड कार से बाहर आती है तो बाहर में कुछ गुंडों को दिखाया जाता है और वो गुंडे उस बॉडीगार्ड से कहते हैं कि उस बॉडीगार्ड से हटने के लिए, और वो कहते हैं कि हमें उस कार के अंदर जो लड़की है उसकी लाइफ चाहिए। तो वो बॉडीगार्ड फुल एटीट्यूड में उन गुंडों को कहती है कि सिर्फ तुम ही लोग हो। और उस बॉडीगार्ड के बात को सुन के एक गैंगस्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे आने लगता है और वो उस बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे तुम बाद में ब्लेम मत करना इसके लिए। लेकिन दिखाया जाता है कि वो बॉडीगार्ड उस गैंगस्टर के अटैक को डॉज कर लेती है और उस गैंगस्टर को ही पटक देती है। तभी लिन को दिखाया जाता है जो कि एमसी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन एमसी वहां से पहले ही गायब हो चुका होता है। तो लिन शॉक होते हुए कहती है कि वो कहाँ गायब हो गया। और फिर सीन चेंज होता है और एक विला को दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी गया होता है और एमसी उस विला के अंदर जाके कहता है कि बाहर इतना हंगामा करने के बाद अंदर चुपचाप से बैठे हुए हो, अपने आप को सो करो। तो फिर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहता है कि अच्छा, तो तुमने मेरे प्रेजेंस को नोटिस किया, मतलब कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। तो फिर एमसी गुस्सा करते हुए उस पर्सन से कहता है कि तो तुमने इसका साहस किया, जरा तुम उस फर्श को देखो कमीने, मैंने उस फर्श को आज ही साफ किया था जिसे तुमने बेकार कर दिया। तो वो पर्सन सीढ़ियों से नीचे आते हुए एमसी से कहता है कि तुम सचमुच एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी फैमिली के लिए बहुत सोचते हो, यहाँ तक कि जब तुम मरने वाले हो तो भी तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बहुत चिंता है। और उस पर्सन के बात को सुन के एमसी अजीब सा फेस बना रहा होता है और एमसी उस पर्सन से कहता है कि सीक्रेट बुझा दो, मेरी वाइफ को स्मोकिंग से नफरत है। तो वो पर्सन एमसी से कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो फिर क्या होगा। तो एमसी एक बहुत ही वैडेस सा लुक बनाता है और उस पर्सन से कहता है कि तो तुम मरोगे। और एमसी के इस लुक को देख के वो पर्सन भी शॉक हो जाता है और एमसी कहता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और एमसी की बातों को सुन के वो पर्सन एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एमसी बहुत ही शांत खड़ा होता है और फिर एमसी स्माइल करते हुए उस पर्सन से कहता है कि तुम बहुत ही स्लो हो और एमसी उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है और फिर एमसी उस पर्सन को एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो पर्सन वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर एमसी उसके गले में एक निशान को देख के कहता है कि तो तुम डार्क नाइट के 13th मेंबर में से एक हो। और फिर एमसी उससे पूछता है कि एम्प्लॉयर कौन है। तो फिर वो पर्सन स्माइल करता है और वो एमसी से कहता है कि तो तुम डार्क नाइट के बारे में जानते हो, इसका मतलब है कि हम कभी भी एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, अगर हम मर भी जाएंगे तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो फिर एमसी उस पर्सन को एक अंगूठी दिखाने लगता है और उस पर्सन से पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। तो वो पर्सन शौक होते हुए कहता है कि ये पवित्र अंगूठी। और वो पर्सन एमसी से डरने लगता है और वो कहता है कि ये आप ही हैं और ये शायद से एमसी का कोई सिंबल है, इस अंगूठी के वजह से शायद उस पर्सन एमसी को पहचान लिया है कि एमसी अंडरवर्ल्ड का किंग है। तो फिर एमसी उस पर्सन से फिर से पूछता है कि बताओ एम्प्लॉयर कौन है, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे सिबलिंग्स को मार डालूंगा। तो वो पर्सन एमसी से कहता है कि एम्प्लॉयर का सरनेम सू है और वो यान्सी से है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी उस पर्सन को मार दिया होता है और एमसी कॉल में सबसे कह रहा होता है कि तुम सब लोग यानसिन में सू सरनेम वाले हर पर्सन को चेक करो। और फिर सीन चेंज होता है और विला के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे लिन और उसकी बॉडीगार्ड एंटर कर रहे होते हैं और वो दोनों जैसे ही उस विला में एंटर करते हैं एमसी आ जाता है और बोलता है कि वाइफ तुम वापस आ गई। और फिर एमसी लिन को हवा करने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कूल करने में मदद करता हूँ, लेकिन लिन एमसी से कहती है कि दफा हो जाओ। और फिर लिन जाके सोफे पे बैठ जाती है और सोचती है कि मुझे लगा था कि एमसी अब बदल गया, लेकिन मुझे उससे इतनी कायरता वाली हरकत करने की उम्मीद नहीं थी। जब हम डेंजर में थे तब वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन तभी वहाँ पे एमसी
पानी लेके आ जाता है और वो लिन से कहता है कि वाइफ तुम बहुत काम करती हो तो मैं तुम्हारे पैर धोने में मदद कर दूंगा। और एमसी लिन की सैंडल को उतारने लगता है तो लिन कहती है कि यह क्या बदतमीजी है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लेकिन एमसी लिन के पैरों को देखते हुए सोचता है कि लिन के पैरों में जहर के वजह से जो निशान हुए थे वो अभी ठीक है, लेकिन लिन को 6 मसाज की बहुत ज़रूरत है और मुझे ये मसाज रेगुलरली करनी होगी। और फिर एमसी लिन के पैरों में मसाज करने लगता है और एमसी लिन से कहता है कि ट्रस्ट में मैं एक जेंटलमैन हूँ। और एमसी लिन से कहता है कि वाइफ तुम अभी शौक हो गई ना, क्योंकि ये मसाज तुम्हें स्ट्रेस से डील करने में मदद करेगा। तो फिर लिन सोचती है कि कुछ दिनों से मुझे बहुत अच्छा नींद आ रही है, क्या ये हो सकता है कि एमसी जो मुझे मसाज कर रहा है ये उसके वजह से हो रहा है। तो फिर एमसी उसके पैरों को मसाज कर रहा होता है, तभी लिन एमसी से कहती है कि मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ तो तुम मेरे पैरों में पानी डाल सकते हो। तो फिर लिन एमसी से कहती है कि अब मेरा फ्रेंड आ रहा है तो फिर तुम थोड़ा आराम कर सकते हो और बाहर भी जा सकते हो। तो फिर एमसी जाते हुए लिन से पूछता है कि कौन सा फ्रेंड। तो लिन एमसी से कहती है कि तुमको ये जानने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम दोपहर से पहले यहाँ वापस मत आना। तो फिर एमसी कहता है कि वाइफ अगर मुझे तुम्हारी याद आएगी तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर लिन उससे कहता है कि चली जाओ। और फिर सीन चेंज होता है और क्वीन वेलफेयर सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है। तो एमसी उसे देख के सोचता है कि कई साल पहले मैं और मेरी माँ बेघर थे, लेकिन डीन के प्रवेश के कारण हम सुरक्षित रहने में सक्षम रहे। और एमसी बहुत सारे टॉय को लेते हुए जा रहा होता है और कहता है कि अगर लिन अपने फ्रेंड के साथ घूमना चाहती है तो फिर मैं यहाँ पे जाके बच्चों से मिल सकता हूँ। और फिर एमसी उस सोसाइटी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे बच्चे एमसी के पास चले जाते हैं और एमसी जो भी टॉय लेके जाता है वो बच्चों को देने लगता है और उन बच्चों से कहता है कि जल्दी मत करो, मैं सबके लिए लाया हूँ। और फिर एमसी उन बच्चों को वो टॉयज दे देता है और उनको देखते हुए एमसी सोचता है कि जब मैं बच्चा था तब मुझे बहुत खुशी होती थी जब हमारे लिए कोई इस तरह के गिफ्ट्स लाता था। फिर दिखाया जाता है कि एमसी के कपड़े को खींचते हुए एक छोटी सी बच्ची एमसी से कहती है कि ब्रदर क्या तुम इन के साथ खेलोगे। तो फिर एमसी उससे कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर एमसी उस बच्ची से कहता है कि मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ। और फिर एमसी उसे उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्वीन रॉ और उसके साथ 2 पर्सन और आ रहे होते हैं और उनको देख के वो बच्ची एमसी से कहती है कि वो लोग बुरे लोग हैं और वो बुरे लोग इनके घर को नष्ट करना चाहते हैं। तो फिर एमसी उस बच्ची को उतार देता है और फिर एमसी एक गार्डन में दौड़ते हुए जाता है डीन के पास और वो डीन से पूछता है कि डीन क्या यहाँ पे सब ठीक है। तो दिखाया जाता है कि गार्डन में क्वीन रॉ और डीन बात कर रहे होते हैं और क्वीन रॉ डीन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं उससे दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी और वो डीन बात कर रहे होते हैं। तो वो डीन एमसी से कहती है कि वो लोग किसी रिजॉर्ट ग्रुप के लोग हैं और वो लोग यहाँ आसपास के सारे जमीन को पहले ही खरीद लिया है। और फिर वो डीन कहती है कि उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने से पहले हमें कहा था कि वो हमारे लिए न्यू वेलफेयर होम बनाएंगे, लेकिन उन बेईमान बिजनेसमैनों ने हमारे लिए वेलफेयर होम एक केमिकल डिस्चार्ज प्लांट के बगल में बनाया था। तो फिर मैं उन गरीब बच्चों को वहाँ पे कैसे रख सकती हूँ। फिर वो डीन एमसी से कहने लगती है कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले बताया था, क्या तुम्हें याद है कि एक पर्सन है जो वेलफेयर होम के लिए फ्री में सब्सिडीज देता है। और फिर वो डीन एमसी से कहती है कि मुझे ये हमेशा आश्चर्य हुआ कि वो कौन है। तो वो
डीन एमसी से कहती है कि वो मिस किन राव है जो कि हमें 5 सालों से सब्सिडीज देके हमारी बहुत ही मदद कर रही थी, लेकिन वह इस बार असहाय थी। तो फिर उसके बातों को सुन के एमसी गुस्सा हो जाता है और वो डीन से कहता है कि मैं उसे भगा दूंगा। तो वो डीन एमसी से कहती है कि रुक जाओ, ये बेकार है। तो एमसी डीन से कहता है कि लेकिन मुझे एक बार कोशिश तो करना ही होगा। और फिर सीन चेंज होता है तो फिर एक पर्सन कहता है कि मिस किन, ये अनाथ बच्चे कब मरेंगे और कब बचेंगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, तो फिर तुम उन्हें ब्लेम कर सकती हो। तो क्वीन राव उस पर्सन से कहती है कि तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो, बाद में ही सही लेकिन तुम सबको इसका सजा जरूर मिलेगा। तो फिर और एक पर्सन क्वीन राव से कहता है कि कुछ दिनों में हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद हम इस वेयरफेयर हाउस को ढह देंगे। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी वहां पे एक डंडा लेके आ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये ऑर्फेनेज को तुम ध्वस्त कर दोगे या नहीं। तो फिर एमसी उनसे कहता है कि लेकिन अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। और एमसी को देख के उन लोगों की फट जाती है और वो बहुत ही डर जाते हैं। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं और उनमें से एक पर्सन एमसी को कहता है कि देर से ही सही लेकिन तुम सबको यहाँ से निकलना ही होगा। तो फिर एमसी मिस क्वीन से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो मिस क्वीन भी एमसी को देख के शॉक हो जाती है। और फिर उस बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एमसी के साथ खेल रही होती है। वो उन बुरे लोगों को जाते हुए देख के कहती है कि बुरे लोगों को एमसी ने खदेड़ दिया, एमसी सचमुच बहुत ही अमेजिंग है। तो फिर मिस क्वीन एमसी से कहती है कि जब तक रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है तब तक वो लोग बाद में जरूर आएंगे। तो फिर एमसी मिस क्वीन से कहता है कि क्या आप एक ट्रेडर नहीं है, मेरे पास इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने का एक तरीका है। तो मिस क्वीन एमसी से कहती है कि क्या आप चाहते हैं कि आप इस जमीन का विकास का अधिकार खुद ले लें। तो एमसी उससे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एमसी मिस क्वीन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उस पर्वत को समतल करें। और उस माउंटेन को देख के मिस क्वीन भी शॉक हो जाती है। और गाइज आज का वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है वो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर तुम लोग इस वीडियो को सपोर्ट दिखाते हो तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम लोग इस वीडियो को सपोर्ट दिखाओगे तो फिर मैं 1 आवर या फिर 2 आवर का वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरी वीडियोस पे पहले ही तुम लोग उतना अच्छा से सपोर्ट नहीं करते हो, इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियो डिले करके अपलोड करता हूँ। इसीलिए इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा और लॉन्ग वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।